अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो आज का ये वीडियो देखते हैं कौन सा है। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं जमात चाहरुम मज़मून महालती मुताल्ला 1 और सबक नंबर है 15। सबक का उन्वान है मेरा ज़िला मेरी रियासत। तो आज हम हमारे मुंबई ज़िला इसके बारे में, यानी ज़िला किसे कहते हैं और हमारी रियासत कैसी है, कौन सी है, इसके बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। ये इस सबक का पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा जो है वो हम इसके बाद पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 15 मेरा ज़िला मेरी रियासत। आइए ये करके देखें। यहाँ पर कुछ सवालात है और उन सवालात का आपको जवाब देना है, आपको ढूंढना है। आपके माहौल में पाए जाने वाले किसी बड़े दरख्त का झेल के नुकात की रोशनी में मुशाहिदा कीजिए। तो हमको ये ज़िला और रियासत समझने के लिए हमको ये मिसाल देखनी है। तो इस मिसाल से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल है दरख्त के मुख्तलिफ़ हिस्से कौन से हैं। तो हमको यहाँ पर देखना है दरख्त के मुख्तलिफ़ हिस्से कौन से हैं। दूसरा सवाल है इनमें से कौन कौन से हिस्से दरख्त पर बेशतर वक्त नज़र आते हैं, ये भी हमको देखना है। तीसरा है दरख्त का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा और वो किस से जुड़ा हुआ है। चौथा सवाल है दरख्त को अनगिनत छोटी छोटी टहनियाँ होती है, वो किस से जुड़ी होती है। और पांचवा है दरख्त के तने से निकलती बड़ी शाखों की तादाद कितनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दरख्त बता देता हूँ। ये एक हमारे सामने दरख्त नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर दरख्त के मुख्तलिफ़ हिस्से कौन कौन से हैं हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ सवाल था दरख्त के मुख्तलिफ़ हिस्से कौन से हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है पत्ता। दरख्त का सबसे छोटा हिस्सा जो है ये पत्ता। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है हमको नज़र आती है, ये पत्ते किससे जुड़े हुए हैं। तो ये एक टहनी से जुड़े हुए, आपको दिखाई दे रहा। यहाँ जो पत्ते नज़र आ रहे हैं उसी को यहाँ बड़ा करके बताया गया। ये पत्ता जो है सबसे छोटा है और ये पत्ता जुड़ा हुआ है एक टहनी से। अब ये टहनी किससे जुड़ी है, तो ये टहनी जुड़ी है शाख से। दिखाई दे रहा है ये दरख्त की एक शाख है, इसमें से देखो यहाँ पर ये बड़ी शाख है, इसमें से और ये टहनियाँ निकली है, ठीक है। और उन टहनियों पर जो है ये पत्ते लगे और ये पत्ते की शक्ल यहाँ पर हमको नज़र आ रही है। तो हमको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनमें से कौन कौन से ऐसे दरख्त पर बेशतर वक्त नज़र आते हैं, तो ये पत्ते नज़र आते हैं दरख्त के ऊपर। यहाँ पर अंदर बहुत सारी शाखें भी हैं और टहनी भी है, लेकिन हमको इन पत्तों की वजह से वो टहनियाँ और शाखें नज़र नहीं आ रही। जो बड़ी शाख है तो हमको ये नज़र आ रही है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। उसमें से ये इनमें से ये एक शाख हमको यहाँ नज़र आ रही है और ये जो शाख से छोटी छोटी जो जुड़ी हुई है ये टहनियाँ हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देख दरख्त का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा और किससे जुड़ा हुआ, तो हमने यहाँ पे बता दिया दरख्त का सबसे छोटा हिस्सा जो है पत्ता है और वो पत्ता जो है वो टहनी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दरख्त को अनगिनत छोटी छोटी टहनियाँ होती है, ठीक है, वो किससे जुड़ी होती है। तो ये जो टहनियाँ जो दिखाई दे रही है ये इसमें से एक टहनी दिया दरख्त में से, ये टहनी जो जुड़ी हुई है शाख से, ठीक है। सबसे पहले छोटा पत्ता है, पत्ता जुड़ा है टहनी से, टहनी जुड़ी है शाख से और ये शाख जो है वो जुड़ी है दरख्त से। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है दरख्त के तने से निकलती बड़ी शाखों की तादाद। तो यहाँ पर ये एक बड़ी शाख हमको दिखाई दे रही है, उसके बाद ये छोटी शाख दूसरी, फिर ये जो है तीसरी शाख है और ये जो है चौथी शाख है। तो इस तरह से हमको दरख्त में 4 शाखें नज़र आ रही है और हर शाख के से जो है कई टहनियाँ लगी होती है और कई टहनियों में जो है कई पत्ते लगे होते हैं। इस तरह से ये पूरा दरख्त जो है पत्तों से भरा होता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये दरख्त किस तरह से बना, ये पूरा दरख्त जो है ये कैसे बना, तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दरख्त में सबसे छोटे पत्ते होते हैं, पत्ते जुड़े हैं टहनी से, टहनी जुड़ी है शाख से और शाख जुड़ी है तने से, ठीक है। तो ये पूरा दरख्त का स्ट्रक्चर या ये पूरे दरख्त की बनावट है कि किस तरह से ये तमाम हिस्सों से मिलकर बना है। तो सबसे बड़ा दरख्त है, उससे छोटी जो है शाखें हैं, शाख से छोटी जो है टहनी है, टहनी से छोटे पत्ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। दरख्त तैयार होने के लिए पत्ते, टहनियाँ, शाखें, तने वगैरह
कई हिस्सों की ज़रूरत होती है। तो एक दरख्त को बनने में पत्ते लगते हैं, टहनियाँ लगती है, शाखें लगती है और तना लगता है। ठीक है, इन चारों चीज़ों से मिलकर एक दरख्त बनता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारी रियासत भी इसी तरह से छोटी छोटी बस्तियों, गांव, ताल्लुकों और ज़िलों। अभी हमारी रियासत कौन सी है? तो आपको पता होगा हमारी रियासत महाराष्ट्र है। हमारी रियासत का नाम क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये महाराष्ट्र कैसे बना? इसमें छोटी छोटी बस्तियां हैं, इन बस्तियों से फिर गांव बने, गांव से फिर ताल्लुके बने, ताल्लुके से फिर ज़िला बना, और फिर ज़िले से फिर हमारी रियासत बनी, और हमारी रियासत से फिर हमारा मुल्क हिंदुस्तान बना। ठीक है, तो आइए हम सामने के सफ़े पर तस्वीर की मदद से समझेंगे। अभी मैं आपको तस्वीर बताऊंगा जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह से वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी। क्या आप जानते हैं, अब यहाँ पर आपको सवाल किया जा रहा है, क्या आप जानते हैं इंसान ज़राअत करने लगा, यानी खेती बाड़ी करने लगा, उसके खेत पानी के करीब थे, वो खेत के करीब बस्ती बसाने लगा, इस तरह बस्तियाँ बसती गईं, ये बस्ती आगे चलकर गांव में तब्दील हुई, गांव बढ़कर शहर बन गया। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा खुलासा आपको बता दूं कि तीसरी में एक किताब थी इंसान की कहानी, अभी वो किताब बदल गई है, लेकिन पहले जो थी तीसरी में एक किताब थी इंसान की कहानी। अभी 8वीं में भी इंसान की कहानी के असबाक जो है थोड़े तफसीलन दिए गए, लेकिन इसमें तीसरी की किताब में थोड़ा मुख्तसर में था कि इंसान जो है वो पहले उसके दो ही काम होते थे, जंगल में शिकार करना पहला काम था उसका, और जंगली जानवरों से अपनी हिफाजत, जंगली जानवरों से अपनी हिफाजत, ये दो काम इंसान के पुराने ज़माने में जब इंसान जंगल में रहा करता था उस वक्त ये दो ही काम उसको रहते थे, एक तो शिकार करना और अपनी भूख मिटाना, और फिर जो जंगली जानवर होते थे उनसे अपनी जान बचाना। तो ये दो चीज़ें थी, और उसके बाद फिर जो है ये इंसान की तरक्की होती गई। इंसान ने जो है मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, फिर उसको आग का इल्म हुआ, फिर उसके बाद फिर उसको कई सालों के बाद उसको जो है ये पता चला कि वो जो फल और चीज़ें चीज़ें खाते थे उनकी बीज गिर जाती थी। फिर वो जब जंगल जंगल भटक भटक कर, यानी कि एक जंगल जहाँ पर उनको वो रुकते थे वहाँ के फल वगैरह ख़त्म हो गए, जानवर वगैरह नहीं मिल रहे, तो फिर वो जगह बदल देते थे और फिर दूसरी जगह आते थे। फिर तब तक वापस जब उसी जगह आते और वो देखते कि भाई यहाँ पर तो कोई दरख्त वगैरह नहीं था, कहाँ से आ गया, तो उनको फिर उन्होंने रियलाइज़ किया, उनको समझ में आया कि जो बीज उन्होंने फेंके थे वहाँ पर वो दरख्त और पौधे हो गए। तो ये बात समझने में कई साल लग गए उनको। तो जब उन्होंने जब ज़राअत करना शुरू कर दिया, जब उनको अनाज उगाना समझ में आ गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, खेती बाड़ी की, और उस खेती बाड़ी में जो अनाज था, जो फसलें लगती थी, उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर घर बनाया। अगर वो फसल उगाकर वैसे ही जंगलों में भटकते तो वो फसल तैयार नहीं हो सकती थी, या फिर उसको जानवर खा लेते। तो उनको जब ये पता चला कि ज़मीन में बीज बोने से अनाज उगता है, फसलें उगती है, दरख्त उगते हैं, फल आते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वही काम किया, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अपना घर बनाकर रहने लगे। और ज़राअत के लिए जो है, खेती बाड़ी के लिए, अनाज उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती थी, इसलिए लोग क्या करते थे, जहाँ तालाब वगैरह होता था उसके करीब में ही लोग घर बनाया करते थे, करीब में घर बनाते थे, और वहीं पे करीब में वो खेती बाड़ी किया करते थे। जितनी चाहे ज़मीन पे खेती बाड़ी करो। उस ज़माने में कोई ज़मीन का ये नहीं था कि इतना हिस्सा तुम्हारा है, हिस्सा इतना हमारा है, यहाँ पर हमारी ज़मीन है, वहाँ पर तुम्हारी ज़मीन है। यहाँ पर जो है उन्होंने अपना खेत बना लिए, वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक ने घर बनाया, दूसरे ने घर बनाया, इस तरह से घर बनते बनते एक बस्ती बन गई। और इंसान जो जंगलों में भटका करता था उसने भटकना छोड़ दिया, और जब बस्ती बसने लगी तो कुछ लोग जो है वो अनाज उगाने लगे, कुछ लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, कुछ लोग कुछ और करने लगे, और फिर आपस में वो चीज़ों के तबादले करके वो लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगे। इसी तरह जब इंसान और तरक्की करते करते बस्तियां जब और ज़्यादा आबादी हो गई, जब पानी की जगह ज़्यादा पहले आबादी जल्दी जो है जमा बनती है या गांव बनते, तो बस्ती बसने लगी, बस्तियों से गांव बने, गांव से जो है वो ज़िले बनने लगे, ताल्लुके बनने लगे। इस तरह से जो है फिर वो गांव बढ़कर शहर भी बन गए। जैसा कि बहुत सारे जो है कम आबादी के से वो गांव थे, लेकिन ज़्यादा आबादी हो गई तो वो शहर में तब्दील हो गए। तो इस तरह से जो है ये आपको मैं पिछली किताब का जो है
बता रहा था कि किस तरह से गांव जो है वो शहर बन गए या छोटी छोटी बस्तियां किस तरह से ज़िले और रियासत में बदल गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं एक मिसाल यहाँ पर, जैसे मैंने आपको एक दरख्त की और पत्ते की, टहनी की और शाखों की मिसाल दिया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है। बताइए तो भला नीचे दिए हुए गांव, ताल्लुके, ज़िले और रियासत मुख्तलिफ़ रंगों से रंगे। यहाँ पर आपको कलर करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले जो है, जैसे मैंने बताया था, सबसे छोटा पत्ता होता है ना, तो सबसे छोटा पत्ता होता है। यहाँ पर सबसे छोटा एक गांव है, वीरा गांव दिखाई दे रहा है आपको, ये गांव। अब ये गांव जो है कहाँ पर, जैसे मैंने बताया था, पत्ता जो है वो कहाँ पर लगा था, टहनी में लगा था। तो ये गांव जो है ये कहाँ पर है, तो ये जो है ताल्लुके के अंदर, ये दिख रहा है, ये जो गांव है वो इस ताल्लुके में। अब यहाँ पर ये जो गांव है ये आपको पीले रंग में नज़र आ रहा है। बाकी जितने छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे, ये भी सब छोटे बड़े गाँव हैं। देख रही है, ये जो जो हिस्से आपको दिखाई दे रहे वाइट में, ये सब गाँव है। ठीक है, ये सारे गांव मिलकर जो है ये बना है एक ताल्लुका। ठीक है, अब ये ताल्लुका जो है ये कहाँ पर है, तो ये ताल्लुका जो है यहाँ पर है ज़िला गढ़चिरौली में। ठीक है, ये ताल्लुका हम यहाँ पर देख रहे हैं, तीर का निशान लगाया गया, जो यहाँ से ये गांव यहाँ पर है ताल्लुके में, और ये ताल्लुका है गढ़चिरौली ज़िले में। अब ज़िले में ये देखो आपको ताल्लुका ये जो दिखाई दे रहा है ये है। ठीक है, ये पूरा जो है ज़िला गढ़चिरौली कहलाता है, जिसका सदर मकाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गढ़चिरौली, और ये पूरे को भी हम कहेंगे ज़िला गढ़चिरौली। और उसके अंदर फिर जो है ये अलग अलग ज़िले, ये अलग अलग ताल्लुके हैं, कोरची, कुरडेड़ा, आरमोरी, ये सब है ना, धानवा, ये सब जो है छोटे छोटे जो है ताल्लुके, जिसमें से ये जो ताल्लुका आपको बता रहा आरमोरी ताल्लुका, ये देखो यहाँ पे आरमोरी दिखाई दे रहा है आपको, तो ये एक ताल्लुका है। छोटे छोटे गांवों से ये ताल्लुका बना, और ये ताल्लुकों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं 11 और 12, तो यहाँ पर जो है 12 ताल्लुके हमको नज़र आ रहे। 12 ताल्लुकों से जो है एक ज़िला बना। अब इस ज़िले से जो है रियासत बनेगी। तो दी हुई तस्वीर के ज़रिए गाँव से ताल्लुका, ताल्लुकों से ज़िला और ज़िले से रियासत इस तरह से वजूद में आए। ठीक है, गांव से ज़िला, गांव से ताल्लुका बना, ताल्लुके से जो है ज़िला बना, और अब हम देखते हैं ज़िले से यहाँ पर हमारी रियासत महाराष्ट्र बन गई। दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर जो है ये आपको पूरा महाराष्ट्र का नक्शा नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ये उन्वान है, ये समतें दी गई है, ये इशारिया है, रियासत की सरहद, ज़िले सरहद, रियासत की राजधानी, रियासत की ज़िली राजधानी। ये मैंने नक्शा आपको कैसे पढ़ा जाता है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उन्वान है, समतें हैं, इशारिया है और पैमाना, ये 4 चीज़ें नक्शे में हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा बहरे अरब है, यहाँ पर ज़िला मुंबई शहर है, दिखाई दे रहा ज़िला मुंबई और ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद। यहाँ पे मुंबई 2 हिस्सों में, एक जो है ज़िला मुंबई शहर है और एक ज़िला में मुज़फ़्फ़राबाद है, ये 2 हिस्सों से बना। और ये हमारा जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, और इसी तरह ज़िली राजधानी जो है यहाँ पर नागपुर नज़र आ रहे हैं। तो हमने अभी जो है गढ़चिरौली के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ देखिए वहाँ से जो तीर का निशान यहाँ आ रहा है, ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये गढ़चिरौली ज़िला। ठीक है, हमने पहले छोटा सा गांव देखा, गांव ताल्लुके में देखा, और वो ताल्लुके बहुत सारे जो हमने 12 ताल्लुके गिने, वो ताल्लुके इस गढ़चिरौली में है। और ये गढ़चिरौली जैसा ज़िला है, ऐसे ही ये बहुत सारे ज़िले हमको नज़र आ रहे हैं। ये गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंदरपुर, नागपुर, वर्धा, अयूतमहल, अमरावती, अकोला, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, परभणी, जालना, बुल्ढाना, जलगांव, धोलिया, नंदवार, नाशिक, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापुर, सांगली, सतारा, पूना, थाना, पालघर। ठीक है, और उसके बाद रायगढ़ है, रत्नागिरी है, कोल्हापुर है, सिंधुदुर्ग है। तो ये सब जो है ये सारे ज़िले हैं, और इन तमाम ज़िलों से मिलकर ये रियासत बनी है। ठीक है, ये रियासत जो है तमाम ज़िलों से मिलकर बनी है। अब ज़िले के बाहर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश नज़र आएगा ये, और इस महाराष्ट्र के इस तरह आगे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे रियासत तेलंगाना नज़र आएगी और रियासत कर्नाटक नज़र आएगी। तो हमने देखा कि गांव से ताल्लुका बना, ताल्लुके से ये ज़िला गढ़चिरौली का बना, और ऐसे कई ज़िलों से हमारा महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र की रियासत बनी।
तो इस तरह से पत्ते से हमने बताया था टहनी, टहनी से बताया था हमने शाख, और शाख से फिर हमने बताया तना, और फिर एक पेड़ बन गया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर गांव से क्या बना, गांव से बना तालुका। एक गांव से नहीं, कई सारे गांव मिलकर तालुका बना, कई सारे तालुके मिलकर ज़िला बना, और कई सारे ज़िले मिलकर रियासत बनी जो हम सामने देख रहे हैं, और कई सारी रियासत मिलकर हमारा भारत यानी कि हिंदुस्तान बना। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ भारत कैसे बना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हमारा भारत का नक्शा है, और यहाँ पर आपको महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये है महाराष्ट्र। तो ये हमारी रियासत है, और ऐसी कई रियासतों से मिलकर हमारा हिंदुस्तान बना। इसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तरांचल, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश, अब इसके भी दो हिस्से हो गए आंध्र प्रदेश के, एक आंध्र प्रदेश है और एक तेलंगाना है, फिर कर्नाटक है, फिर उसके बाद तमिलनाडु है, केरला है, गोवा है, ये छोटी रियासत सबसे, देखिए गोवा। तो ये सारी रियासतों से मिलकर जो है हमारा हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान बना है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, छोटे गांव से तालुका, तालुके से ज़िला, ज़िले से रियासत, और रियासत से पूरा मुल्क। कई सारे गांव मिलने से एक तालुका बना, कई सारे तालुके मिलने से एक ज़िला बना, कई सारे ज़िले मिलने से एक रियासत बनी, कई सारी रियासतें मिलने से एक पूरा मुल्क बना। तो इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि आगे बढ़ते हैं हम। अब नक्शे से दोस्ती करना, झेल में हमारी रियासत का तबाई नक्शा दिया हुआ है। नक्शे का बगौर मुशाहिदा कीजिए और सवालों के जवाब अपनी बयाज में लिखिए। तो यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है और इसमें आपको सवालात दिए गए हैं, वो सवालात आपको अपने कॉपी में यानी बयाज में लिखना है। तो यहाँ पर आपको नक्शा पढ़ना है और वो सवालात के जवाब आपको नक्शे में ढूंढना है। आमतौर पे हम जवाब जो है सोच के लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सवालात पढ़कर इसके जवाब आपको नक्शे में ढूंढना है। यहाँ पर भी इस नक्शे का अनुमान है, इशारिया है, समतें दी गई और पैमाना दिया गया, चारों चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पर सारे चीज़ जितने भी नदी और पहाड़ है, नदी के लिए देखिए ये निशानी दी गई, मैंने इससे पहले आपको बताया था नदी की निशानी ऐसी है, घाट की निशानी जो है इस तरह से दी गई है, ठीक है। चोटी की निशानी इस तरह से दी गई है, ज़िले के सदर मुकाम के लिए ऐसा निशान दिया, बंद के लिए ऐसा दिया है। ये जो है चोटी का मतलब पहाड़ का आखिरी हिस्सा, आखिरी कोना, उसको चोटी कहते हैं। वो जो लड़कियां अपने बाल में बनाती है इसकी चोटी, वो नहीं, ये चोटी जो है पहाड़ की बिल्कुल नोकीला हिस्सा, उसको चोटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या सवाल आते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, ये आपको करना है, मैं आपको नहीं बताऊँगा, आपको नक्शे को गौर से देखना है और जवाब ढूंढना है। हमारी रियासत में शुमालन जुनूबन फैले हुए पहाड़ का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको शुमाल और जुनूब यानी शुमालन जुनूबन, तो शुमाल और जुनूब यानी ऊपर से लेकर, ये ऊपर शुमाल है, शुमाल से लेकर ये जुनूब तक जो फैले हुए पहाड़ है, उन पहाड़ों के नाम क्या है आपको लिखना है। पहाड़ के लिए भी जो है आपको यहाँ पर नाम इसमें पढ़ सकते हैं आप लोग, कहाँ कहाँ पहाड़ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, इस पहाड़ की मगरिबी जानिब की ज़मीन के हिस्से को क्या नाम दिया हुआ है? तो पहाड़ के मगरिब में, मगरिब यानी ये हो गया, तो पहाड़ के मगरिब में आपको क्या नाम है, उस पहाड़ के मगरिब में जो ज़मीन है उसको क्या नाम दिया गया, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है सवाल है, ये हिस्सा किस समंदर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको जो आप हिस्सा जो दिया गया ज़मीन के हिस्से का जो बता रहा है, पहाड़ मगरिब की जानिब जो पहाड़ी सिलसिला है उसके तरह, उसकी मगरिब की जानिब जो ज़मीन है उसका नाम आपको बताना है और वो किस समंदर से जुड़ा हुआ है ये बताना। तो अभी आपको समझ गया कि समंदर तो यहाँ पे एक ही नज़र आ रहा है, और समंदर से जुड़ा हुआ आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा है, और इससे जुड़ा हुआ आपको ये पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद चौथा है, सह्याद्री पहाड़ी के मशरकी इलाके को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपको सह्याद्री पहाड़ के बाद मशरकी इलाका जो दिया है वो भी आपको ढूंढना है। पांचवा है, हमारी रियासत में शुमाल में वाक़ पहाड़ का नाम। शुमाल यानी यहाँ पर ये जो शुमाल ऊपर की तरफ बता रहा है, तो शुमाल में, बिल्कुल शुमाल में कौन सा पहाड़ वाक़ उसका नाम लिखना है।
उसका नाम आपको कॉपी में लिखना है। छठा है, हमारी रियासत में कौन सी नदी मशरिक़ से मगरिब की जानिब बहती है। मशरिक़ से मगरिब यानी यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ मशरिक़ से निकलती है और यहाँ मगरिब की तरफ वो जाती है, यानी ये समंदर में मिलती है। ये जो नीले रंग का नज़र आ रहा है, तो कौन सी नदी है जो यहाँ से मशरिक़ से निकलती है और पूरा इतना लंबा रास्ता तय करके वो मगरिब की तरफ आती है, उस नदी का नाम आपको लिखना है, ढूंढना है। चलिए आगे देखते हैं बाकी के सवाल। सवाल नंबर 7 है, शुमाल मगरिब से जनूब मशरिक़। शुमाल मगरिब यानी ये हिस्सा, यानी इस तरफ का, ठीक है, ये हिस्सा शुमाल मगरिब से जनूब मशरिक़, जनूब मशरिक़ यानी ये हिस्सा, ठीक है, जनूब मशरिक़ यानी ये हिस्सा की सिमत बहने वाली 2 नदी के नाम बताना। तो यहाँ से यहाँ तक की कौन सी नदी है और यहाँ से यहाँ तक की कौन सी नदी है, वो भी आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद है 8वां सवाल, सह्याद्री पहाड़ से निकलकर बहरे अरब से मिलने वाली 2 नदी के नाम बताइए। तो आपको देखना है कि सह्याद्री पहाड़ जो दिया है, ये पहाड़ जो सिलसिला दिया है, यहाँ से कौन सी नदी है जो पहाड़ से निकलकर बहरे अरब, ये जो बहरे अरब का समंदर दिख रहा है, यहाँ पर आकर मिल जाती है, इसमें शामिल हो जाती है, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद 9वां सवाल, सह्याद्री पहाड़ से निकलकर मशरिक़ की जानिब फैला हुआ पहाड़ी सिलसिला। तो सह्याद्री जो है वहाँ से लेकर मशरिक़ की तरफ यानी कि इस तरफ फैला हुआ पहाड़ी सिलसिला कौन सा है, वो आपको बताना है। उसके बाद 10वां सवाल, नक्शे में से किसी 3 बंद के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको बंद की निशानी दिखाई दी है, ये नीले रंग की, ये आपको ढूंढना है। तो वो बंद बताना, जैसे एक नदी बह रही है तो उसके ऊपर जो है बंद बनाया गया है नीले रंग से, ठीक है, तो वो आपको बताना, ये नदी ऐसे बह रही है तो यहाँ पर ऐसे बंद बना हुआ दिखाई देगा नीले रंग का, तो आपको बताना कि ऐसे 3 बंद कहाँ पर है। उसके बाद 11, ये बंद कौन कौन सी नदियों पर है। तो बंद हमेशा आपको मालूम होगा कि नदी के पानी को समंदर में जाने से रोकने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि अगर वो बंद नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, पानी जो है नदी का बहते हुए समंदर में मिल जाएगा, और एक बार समंदर में मिल गया तो वो पानी पीने के लायक नहीं रहेगा। तो जो हमारे 4 महीने जो है बारिश होती है, बाकी के 8 महीने जो है बारिश नहीं होती है, तो 8 महीने हमको पानी कहाँ से मिलता है, तो यही जो है नदियाँ, जो महाराष्ट्र में इतनी सारी नदियाँ हैं, उन नदियों पे बंद बनाकर पानी को रोका जाता है, ताकि वो रुका हुआ पानी जो है हम लोगों को जो बाकी के 8 महीने हैं उसके अंदर हम उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। ये बंद कौन कौन सी नदियों पर, ये आपको बताना है। सह्याद्री पहाड़ी के घाटियों के नाम, ये भी आपको लिखना है, ये सह्याद्री पहाड़ी जो है उसकी घाटियों के नाम क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं रियासत महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और ज़िली राजधानी नागपुर है, ये भी आपको बता दिया मैंने। तबई बनावट के लिहाज से महाराष्ट्र के 3 अहम हिस्से होते हैं। एक पहला हिस्सा जो है वो साहिली इलाका है, दूसरा जो है पहाड़ी इलाका है, और तीसरा जो है सतह मुर्तफ़ा। साहिली इलाका यानी समंदर के करीब का, पहाड़ी इलाका यानी जो पहाड़ जो बने हुए वो, सतह मुर्तफ़ा यानी ऊंचाई पर सीधा सपाट हिस्सा। सतह मुर्तफ़ा मैदान जो होता है वो सीधा होता है, आपको मालूम है कि मैदानी इलाका जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। इसी तरह से ऊंचाई पर जो मैदान की तरह इलाका होता है उसको जो है सतह मुर्तफ़ा कहते हैं, ठीक है। दोनों भी मैदान की तरह सपाट होते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि मैदान जो है वो नीचे की जगह होता है और सतह मुर्तफ़ा जो ऊंचाई पर होता है, ठीक है। इसी तरह तीसरी मालूमात है, गोदावरी महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है। तो आपको हो सकता है कि जवाब समझ में आ गया। जो महाराष्ट्र में जो सबसे लंबी नदी जो बहती है वो है गोदावरी की नदी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। चौथी मालूमात ये है कि महाराष्ट्र के शुमाली हिस्से में सतपुड़ा का पहाड़ी सिलसिला है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े जवाब समझ में आ रहेंगे, मिल रहेंगे। महाराष्ट्र के शुमाली हिस्से में ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर सतपुड़ा का पहाड़ी सिलसिला, अगर आप पीछे की स्लाइड में देखेंगे तो आपको सतपुड़ा आपको नज़र आएगा, मैं आपको बता दूंगा। इस पहाड़ी सिलसिले में स्तंभा सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है, ये आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के शुमाल में सतपुड़ा का पहाड़ी सिलसिला, सिलसिला मतलब एक पहाड़ नहीं, एक के बाद एक लगे लगातार जो पहाड़ होते हैं उनको हम कहते हैं पहाड़ी सिलसिला। और उस पहाड़ी सिलसिले में यानी जो भी पहाड़ ऐसे बने हुए ऐसे सिलसिले में, उसमें जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, किनारा जो सबसे कोना उसका जिसको हम चोटी कहते हैं वो स्तंभा है। ये नाम याद रखिए। पहाड़ी सिलसिले जो पहाड़ बने हुए हैं
उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो स्तंभा है। ये आपको याद रखना। उसके बाद है पांचवा, सह्याद्री पहाड़ को मगरबी घाट भी कहते हैं। सह्याद्री पहाड़ जो मैंने बताया कोकण का इलाका है, जो समंदर के बाजू में जो इलाका है कोकण का इलाका, वहाँ पे पहाड़ी सिलसिला वो सह्याद्री पहाड़ी सिलसिला है, उसको मगरबी घाट भी कहते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। देखो यहाँ पे दो चोटी का जिक्र है। एक स्तंभा, स्तंभा जो है वो सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा का जो शुमाली महाराष्ट्र का जो शुमाली हिस्सा है उसी वहीं के सिलसिले में ये सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर सह्याद्री पहाड़ के पास हम देखते हैं, उस सिलसिले में देखते हैं, तो कलसूबाई जो पूरे महाराष्ट्र में सबसे ऊंची चोटी है। पूरे महाराष्ट्र में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कलसूबाई है। ठीक है। महाराष्ट्र के शुमाली हिस्से में सतपुड़ा का जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें स्तंभा है, और सह्याद्री पहाड़ के जो सिलसिले हैं वहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। दोनों में फ़र्क आप याद रखिए। स्तंभा जो है सतपुड़ा के पहाड़ी सिलसिले में है, और कलसूबाई जो मगरबी घाट या सह्याद्री पहाड़ी के सिलसिले में। ठीक है। उसके बाद छठा है, रियासत के मगरिब में बहरे अरब वाक़ है। देखिए यहाँ पर ये सतपुड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये सतपुड़ा। ठीक है, ये सतपुड़ा आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, और ये जो है ये पहाड़ी सिलसिला है। ये कोकण का इलाका है, जो हरा दिख रहा है ये पूरी कोकण की पट्टी है, और ये जो है बहरे अरब है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए कलसूबाई की चोटी आपको नज़र आ रही है, नहीं आ रही तो मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ। ये देखिए कलसूबाई, ये जो सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिला है, ये ऊपर से लेके नीचे तक, उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो ये है कलसूबाई की चोटी। ठीक है, जो 1646 शायद इतनी मीटर ऊंची है। और सतपुड़ा के अंदर स्तंभा जो है वो यहाँ पर मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ दिया है स्तंभा। हाँ, ये दिया है स्तंभा। तो ये सतपुड़ा के जो पहाड़ी सिलसिला उसमें सबसे ऊंची स्तंभा जो चोटी है। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये कलसूबाई की चोटी सबसे ऊंची है। पूरे महाराष्ट्र में ये ऊंची है, और सतपुड़ा में स्तंभा ये चोटी ऊंची है। इतना आपको समझ में आ गया। बताइए तो भला, दिए हुए नक्शे में हमारी रियासत के ज़्यादा, औसत और कम बारिश के इलाके बताए गए हैं। बारिश का ज़राअत पर असर पड़ता है। अगले सफ़े पर एक जदवल दी हुई है, इसमें ज़्यादा, औसत और कम बारिश के इलाकों में उगने वाली फसलें दी हुई है। नक्शा और जदवल की बिना पर दी हुई सरगर्मी हमको करना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर तीन हिस्से हमको बताया गया था कि महाराष्ट्र के जो है तीन हिस्से हैं। एक जो है साहिली इलाका है, दूसरा पहाड़ी इलाका है, और तीसरा जो है सतह मुर्तफ़ा है। तो तीन हिस्से हमारे अगर महाराष्ट्र के देखते हैं तो हमको यहाँ नज़र आते हैं तबाई बनावट के लिहाज से। और इसी तरह अगर हम नक्शे में बारिश का या ज़राअत का इलाका हम देखते हैं तो वो भी हमको तीन तरीके से नज़र आ रहा है। एक जो है ज़्यादा बारिश वाला इलाका है, तो ज़्यादा बारिश वाला इलाका हमको जो है ज़्यादा गहरे रंग से बताया गया है, तो ये जो हमको दिखाई दे रहा है ज़्यादा बारिश वाला इलाका। दूसरे जो है वो है औसत बारिश का इलाका है, जो हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये औसत वाला है। ज़्यादा वाला ये भी है, और ये वाला औसत है, ये और ये औसत है। ये जो है ज़्यादा वाला है, और ये ज़्यादा वाला है। ठीक है। और उसके बाद कम बारिश वाला इलाका, तो ये हमको नज़र आ रहा है कम बारिश वाला इलाका। इतना पूरा जो है यहाँ पर बारिश कम होती है, यहाँ पर औसत होती है, यहाँ पर औसत होती है, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर पूरे में ज़्यादा होती है। ये कोकण का इलाका, यहाँ बारिश ज़्यादा क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है। ठीक है। तो इस तरह से जो है महाराष्ट्र के अगर हम देखेंगे बारिश के हिसाब से, तो भी हमको यहाँ पर तीन तरह से हमको यहाँ पर नज़र आता है। ज़्यादा बारिश वाला इलाका, औसत बारिश वाला इलाका, और कम बारिश वाला इलाका। तबाई लिहाज से हम देखेंगे तो साहिली इलाका, पहाड़ी इलाका, और सतह मुर्तफ़ा का इलाका। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना, तबाई के हिसाब से भी और बारिश के हिसाब से भी। तो बारिश ज़्यादा कहाँ होती है, तो यहाँ पर है, यहाँ बारिश ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा बारिश है, यहाँ ज़्यादा बारिश है, यहाँ ज़्यादा बारिश है। ठीक है। और अगर औसत देखेंगे तो ये औसत है, और ये औसत है, और कम देखेंगे तो ये है। ठीक है। जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश हुआ मैंने एक एक नंबर दिया है, जहाँ कम बारिश है उसको दो दो नंबर दिया, और जहाँ
ये औसत बारिश है उसको 2-2 दिया है, और जो कम वाली उसको मैंने 3 दिया, यानी ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से नंबर के ज़रिए मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ। तो अभी जो है यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो जो बाकी का जो हिस्सा है इंशाल्लाह मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊँगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा चारों जमात के तलबा तक इसको पहुँचाएँ, ताकि वो भी जो है बातों को अच्छी तरह से समझ लें। थोड़ी डिटेल में मैंने समझाया, वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको बात जो है ज़हन में उतर जाएगी। इसलिए जो है अगर थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो जाता तो कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में जो भी चारों जमात में उन तक पहुँचाए। तमाम असातिज़ा और एचएम से भी मेरी गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहो, शाद रहो।